एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अमावस्या दोष के बारे में। दोस्तों, कब यह हमारी कुंडली में बनता है, यदि कुंडली में बन रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अर्थात क्या क्या जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि कुंडली में दोष बन रहा है लेकिन फिर भी जातक को इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी कि दोष कब यह भंग हो जाता है। और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही इस दोष का निवारण हो जाएगा, आपको जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने चंद्रमा से रिलेटेड केम ध्रुम दोष के बारे में पूरी जानकारी दी थी, विष दोष के बारे में पूरी जानकारी दी थी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह आप जरूर देखिए। यह दोष भी चंद्रमा के कारण ही बनता है। यदि किसी भी भाव में सूर्य और चंद्र की युति होती है तो अमावस्या दोष का निर्माण होता है। किसी भी भाव में हो, दृष्टि संबंध से यह दोष नहीं बनेगा, युति मात्र से ही दोष यह बनेगा। सपोज करिए सूर्य की युति यहाँ पर हो रही है, चंद्र और सूर्य एक साथ युति कर बैठे हैं, तो यह दोष का निर्माण होता है। अलग अलग भाव में अलग अलग भाव के हिसाब से अलग अलग परिणाम जातक के जीवन में प्राप्त होते हैं। और जिस भी जातक का जन्म अमावस्या वाले दिन होता है तो उसकी कुंडली में यह दोष आपको दिखने को मिलेगा। अमावस्या दोष भी इसीलिए इसे कहा जाता है। इसे अमावस्या दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा निर्बल अवस्था में हो जाता है। सूर्य के जितने अधिक नज़दीक चंद्रमा होगा, चंद्रमा हमारी कुंडली में उतना ही निर्बल अवस्था में माना जाएगा। चंद्रमा से हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूर्णिमा के समय जन्मे जातक अच्छे होते हैं क्योंकि चंद्रमा उस समय बली अवस्था में होता है। लेकिन अमावस्या के आसपास या अमावस्या वाले दिन यदि जातक का जन्म हुआ है तो वह अशुभ माना जाता है। जातक के जीवन में नेगेटिव परिणाम बहुत अधिक मिलते हैं क्योंकि चंद्रमा उस समय बहुत अधिक निर्बल अवस्था में हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम जातक का मन स्थिर नहीं रहता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो सीधा मन पर इफेक्ट होता है। जातक डिप्रेशन का बहुत अधिक शिकार अपने जीवन में होता है। उसे अजीब सी घबराहट हमेशा लगी रहती है और निर्णय लेने की शक्ति उसकी बहुत अधिक कम होती है, जिसके कारण व्यापार व जॉब में भी वह सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता है। और व्यापार व जॉब में हानि होने के कारण धन संबंधित परेशानी भी उसके जीवन में लगी ही रहती है। इस दोष के कारण पारिवारिक सुखों में भी उसके कमी रहती है। वैवाहिक जीवन भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। माता को भी कष्ट होने के अधिक योग बनते हैं। यदि 4th हाउस में यह दोष बनता है तो माता को कष्ट होता है। हम जानते हैं चंद्रमा जल तत्व राशि है, सूर्य अग्नि तत्व राशि है। अग्नि के ऊपर जब जल डाला जाता है तो वाष्प बन जाता है। उसी प्रकार से जातक के जीवन में सभी सुख वाष्प बन के उड़ जाते हैं, अर्थात जातक के जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। माता का कारक है, चंद्रमा हमारी कुंडली में माता का कारक ग्रह है, तो माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ता है यदि बच्चे की कुंडली में यह दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, अब हमने देख लिया है कि ये युति के मात्र से ये दोष बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं जातक के जीवन में उसे नहीं प्राप्त होते हैं। तो आपको फलादेश कैसे करना है, यानी कभी कभी दोष भंग भी हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट आपको फलादेश करते समय अपने माइंड में रखने हैं ताकि आपका निर्णय यानी कि विश्लेषण सही जाए। दोस्तों, यदि आप फलादेश करने जा रहे हैं तो देखना है कि सबसे पहले डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक है, यानी कि सूर्य कितने अंशों पर है, चंद्रमा कितने अंशों पर है। यदि दोनों का डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक है तो यह दोष के जो लक्षण मैंने बताए हैं जातक को इतने नेगेटिव परिणाम अपने जीवन में नहीं प्राप्त होंगे। जैसे सपोज करिए सूर्य 2 डिग्री का है और चंद्रमा 25 डिग्री का है, 26 डिग्री का है, तो दोनों के अंदर डिग्री का डिफरेंस बहुत अधिक हो गया है, तो यह दोष मान्य नहीं होता है। इतना नेगेटिव रिजल्ट जातक को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा आपको भाव चलित कुंडली भी देखना रहता है। ये हमारी लग्न कुंडली हो गई। उसके अलावा आपको भाव चलित कुंडली भी देखना है। भाव चलित कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र की युति भंग हो रही है,
कोई सा भी ग्रह अपने भाव को चेंज कर रहा है तो यह दोष का जो लक्षण है वह जातक को कम प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि अमावस्या के आसपास जन्म हो रहा है जातक का, भले ही एक घर आगे हो या एक घर पीछे चंद्रमा हो, लेकिन जातक को नेगेटिव रिजल्ट तो जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना कि पूर्ण रूप से दोष बनने पर प्राप्त होंगे। इसलिए दोष भंग भी माना जाता है। इसलिए आपको भाव चलित कुंडली भी एक बार देखना है यदि आप फलादेश कर रहे हैं तो इस बात पर भी आप बिल्कुल गौर करिए दोस्तों। और उसके अलावा यह दोष कब अधिक हावी जातक के जीवन में होगा, दोनों में से कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था में हो गया तो जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा यदि नीच अवस्था में हो गया तो जातक का मन बहुत अधिक परेशान रहेगा। ये सारे सिम्टम उसके जीवन में उसको प्राप्त होंगे, सारे लक्षण उसके जीवन में उसको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से सूर्य भी यदि नीच अवस्था में हो गया, सपोज करिए सूर्य 7 नंबर राशि में नीच का होता है, तो सूर्य यहाँ पर स्थित है और यहीं पर चंद्रमा भी स्थित है, और सूर्य ने चंद्रमा को अस्त भी कर दिया है। 12 डिग्री के डिफरेंस के अंतराल में चंद्रमा अस्त हो जाता है सूर्य के नज़दीक जाकर। 12 डिग्री का यदि दोनों में डिफरेंस है तो अस्त अवस्था मानी जाती है। अब चंद्रमा भी अस्त हो गया, सूर्य भी नीच राशि में स्थित है, तो जातक को मान सम्मान में सदा कमी महसूस होगी और उसका मन बिल्कुल परेशान रहेगा, तो जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी हम फलादेश करते हैं तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, जो नियम बताती हूँ, उनको भी आपको माइंड में रखना है, तभी आपका विश्लेषण सही जाएगा दोस्तों। अब कई बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में यह दोष नहीं बन रहा है, यानी कि सूर्य एक भाव में स्थित है और चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, लेकिन भाव चलित कुंडली जब हम देखते हैं तो ग्रह युति हो जाती है, यानी कि भाव जब कोई ग्रह अपना चेंज कर लेता है तो भाव चलित कुंडली में भी यदि युति हो रही है तो भी यह दोष माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ तो आपको और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि यह एक कुंडली आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताई है कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा यहाँ स्थित है। अब इस दोष का हम विश्लेषण कैसे करें वह मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों। अब चंद्रमा यहीं स्थित है, भाग्य भाव का स्वामी नीच अवस्था में हो गया है। अब चंद्रमा की यहाँ पावर भी आपको देखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा कितने अंशों पर है, 0 डिग्री, यानी कि वैसे ही वह 0 डिग्री के अंश पर हो गया है। अब सूर्य 12वें भाव में स्थित है, लग्न कुंडली में यह युति नहीं हो रही है। आप इस चीज को देखिए, सूर्य भी नीच अवस्था में हो गया है, चंद्रमा भी नीच अवस्था में हो गया, लेकिन दोनों ही नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं। यदि दोनों ही ग्रह नेगेटिव हो गए हैं तो बहुत अधिक परेशानी जातक के जीवन में होती है। अब भाव चलित कुंडली जब हम बनाते हैं तो ये देखिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहा है, यानी कि भाव चलित कुंडली में ग्रह पिछले भाव में स्थित है। पिछले भाव का मतलब यहाँ पर, यानी कि चंद्रमा मूव कर कर यहाँ पर स्थित हो गया, बुध और मंगल भी यहाँ स्थित हो गए, लेकिन सूर्य ने अपनी अवस्था नहीं बदली है, सूर्य यहीं स्थित है। तो भाव चलित कुंडली में युति हो गई है तो ये एक अमावस्या दोष ही माना जाएगा। और सूर्य भी नीच राशि में स्थित है और चंद्रमा भी नीच राशि में स्थित है। डिग्री डिफरेंस आप देख सकते हैं 0 डिग्री है, और सूर्य की यदि हम देखें तो 13 डिग्री का है। तो दोनों का अंशों के माध्यम से भी देखें तो बहुत अधिक जो है डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम इस दोष को नहीं माने, यह दोष कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से लग्न कुंडली में ये दोष नहीं दिख रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में भी यदि ग्रहों के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये दोष बनता है तो भी जातक को फिर उपायों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आप फलादेश करें तो ऐसा नहीं कि युति मात्र से ही आप फलादेश कर दें, ऐसा कभी भी नहीं करें। अलग अलग भावों में जहाँ जहाँ ये दोष बनेगा उसके अकॉर्डिंग जातक को नेगेटिव रिजल्ट बहुत अधिक प्राप्त होंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में यदि जातक के जीवन में यह दोष बन रहा है तो उसे मान सम्मान में बहुत अधिक कमी होगी और स्वास्थ्य से परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। यदि चंद्रमा उसकी कुंडली में जैसे कि ये नेगेटिव हो गया है तो स्वास्थ्य से दिक्कत भी वह दे सकता है। अब लग्न यदि स्ट्रांग नहीं होगा, अब लग्न आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव चलित में यहाँ आ रहा है, लेकिन वैसे भी लग्न दोष कुंडली में बन रहा है तो स्वास्थ्य को हानि उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत
अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस में बनेगा तो धन संबंधित परेशानी होगी। थर्ड हाउस में होगा तो जीवन में संघर्ष अधिक हो जाएगा। फोर्थ हाउस में यदि यह दोष बनेगा तो सुख सुविधाओं से वह वंचित रहेगा। सुख सुविधाओं से प्राप्त करने में जातक को बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, बहुत अधिक संघर्ष करना होगा, तभी वह थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं अपने जीवन में अर्न कर सकता है। इसी प्रकार से फिफ्थ हाउस में यदि यह दोष बन रहा है तो जातक को स्टडी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, संतान उत्पत्ति में परेशानी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वह किस भाव का स्वामी है, सूर्य और चंद्रमा किस भाव का स्वामी है उस पर भी डिपेंड करता है, डिग्री डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। दोनों ग्रह यदि नीच अवस्था में तो नहीं है, यह भी देखना हमें जरूरी है। और चंद्रमा यदि अस्त अवस्था में हो गया है तो भी जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट अपने माइंड में सेट करते हुए फिर आपको फलादेश करना है। छठे हाउस में होगा तो नौकरी प्राप्त करने में उसे परेशानी होगी, शत्रु पक्ष उसके ऊपर हावी होगा, कर्ज का शिकार वह हो सकता है। सेवेंथ हाउस में यदि ये दोष बनता है तो वैवाहिक जीवन में उसके वैवाहिक सुखों में उसकी कमी हो सकती है, शादी होने में भी देरी उत्पन्न हो सकती है। और उसके अलावा पार्टनरशिप में वह कार्य करता है तो उसमें भी उसे परेशानी हो सकती है। ये व्यापार का घर भी माना जाता है तो व्यापार में भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 8वें भाव में अगर यह दोष बन रहा है तो उसे लंबी बीमारियों का वह शिकार हो सकता है, उसे बहुत अधिक परेशानी जीवन में उत्पन्न हो सकती है। 9th हाउस में होगा तो पिता को कष्ट होगा और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से 10th हाउस में यदि यह दोष उत्पन्न होता है तो हमेशा कामकाज से रिलेटेड जातक को परेशानी उसके सामने अपने जीवन में लगी ही रहेगी, कामकाज से रिलेटेड परेशानी उसके रहेगी, करियर उसके सेट होने में बहुत अधिक परेशानी उसको होगी दोस्तों। इसी प्रकार से 11th हाउस में यदि यह दोष बनता है तो इच्छा पूर्ति में कमी होगी, हमेशा जातक की छोटी मोटी परेशानियां जीवन में लगी ही रहेगी। 12वें हाउस में होगा तो जातक खर्च का अधिक शिकार होगा, अर्थात खर्चे जीवन में अधिक होंगे, डिप्रेशन के शिकार तो वह होगा ही होगा। जो मेन लक्षण मैंने बताए हैं वह तो होंगे ही, उसके अलावा जिस भाव में वह दोष बन रहा है उस भाव से रिलेटेड भी जातक को नेगेटिव रिजल्ट उसके जीवन में प्राप्त होंगे दोस्तों। और हॉस्पिटल के खर्चे अधिक हो सकते हैं जीवन में। इस प्रकार से जब भी आप फलादेश करें तो कौन से भाव में बन रहा है और ग्रहों की स्थिति क्या है, नेगेटिव है तो और अधिक नेगेटिव रिजल्ट जीवन में प्राप्त होते हैं, और पॉजिटिव है ग्रह तब भी यह दोष कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये युति मात्र से होता है। अमावस्या दोष है तो चंद्रमा बिल्कुल निर्बल अवस्था में हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि भाई दोष तो बन गया है, जब जातक का जन्म हो गया है उस जन्म को तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन उपायों के माध्यम से हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। बहुत अधिक हद तक जीवन में जातक सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब चंद्रमा अमावस्या दोष हो गया, उसके अलावा 1-2 दोष भी कुंडली में हो गए तो जातक को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब उपाय के लिए सबसे पहले जातक को शुभ रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न धारण करें, सूर्य को अच्छा करने के लिए यदि कुंडली रिकमेंड करती है, और उसके अलावा चंद्रमा को तो अवश्य ही अच्छा करना है क्योंकि ये दोष चंद्रमा से ही बनता है। यदि सूर्य भी निर्बल अवस्था में है तो सूर्य को भी हम एक्टिव करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा को तो हमें अच्छा करना ही है, तो वह भी हम रत्न धारण करें यदि कुंडली रिकमेंड करती है। तो कुंडली कैसे रिकमेंड करेगी? लग्न का वह मित्र होना चाहिए और योग कारक ग्रह कुंडली में होना चाहिए, त्रिकोण भाव का स्वामी होना चाहिए या अच्छे घर का स्वामी होना चाहिए। अब जैसे ये तुला लग्न की कुंडली है, जातक यहाँ 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होता है। अब यहाँ पर स्थित है तो हम मोती नहीं पहन सकते क्योंकि यह लग्न का शत्रु है, तो यह चीज भी देखनी है। यदि कुंडली रिकमेंड करती है तो ही जातक मोती धारण कर सकता है। अब इस कुंडली में भी मोती रत्न नहीं धारण कर सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा नीच का हो गया, भले ही वह त्रिकोण भाव का स्वामी हुआ हो, भाग्य भाव का स्वामी हुआ हो, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन वह नीच राशि में स्थित है, नीच भंग नहीं है, फिर भी हम मोती रत्न नहीं पहन सकते। इसलिए रत्न जब भी रिकमेंड किया जाता है तो बहुत सी स्थितियों को देखा जाता है, भाव चलित कुंडली को भी देखा जाता है कि रत्न रिकमेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुंडली में यदि रत्न रिकमेंड होता है, हाँ आप मोती धारण करके चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं, तो अवश्य ही आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। अब उसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष हमेशा
हमेशा चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं शिव का वह प्रतीक होता है और 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। भले ही कुंडली में चंद्रमा नीच का हो, अस्त हो, 6 8 12 का स्वामी हो, नेगेटिव हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन रुद्राक्ष से सदा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें। रत्न नहीं धारण कर सकते हैं तो यदि रत्न रिकमेंड होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस रत्न को ही दीजिए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है रुद्राक्ष धारण करने का। उसके अलावा होता है इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र अवश्य आप जाप करें। चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। चंद्र ग्रह के बीज मंत्र कौन से होते हैं? ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा सूर्य के मंत्र जाप भी आप करेंगे तो भी सूर्य ग्रह भी अच्छा होगा, चंद्र भी अच्छा होगा, तो ये दोष बिल्कुल कुंडली से खत्म हो जाएगा। तो मंत्र जाप भी ज़रूर करना है दोस्तों। और उसके अलावा एक अच्छा सा मैं आपको उपाय बताती हूँ। अमावस्या दोष यदि आपकी कुंडली में है तो आप हर अमावस्या को, हर महीने की 15 दिन बाद एक अमावस्या अवश्य आती है, तो हर अमावस्या को, भले वह सोमवती अमावस्या हो, शनि अमावस्या हो, मौनी अमावस्या हो, कोई सी भी अमावस्या हो, लेकिन हर अमावस्या को अपने घर पर आप मीठा जरूर बनाएं और मीठे का भोग पितरों के नाम पर आप जरूर लगाएं। भोग कैसे लगाना है? आपको उपले जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के बनाए जाते हैं, उन उपलों को आपको प्रज्वलित करना है। गैस के ऊपर आप कर सकते हैं, कंडे को प्रज्वलित करिए। जिस प्रकार से हम माता की जोत लेते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको कंडे को प्रज्वलित करके मीठा अपने घर में बनाना है, या फिर बाजार से भी ला सकते हैं वह, और आप अपने पूजा स्थल पर बैठकर अपने परिवारजनों के सहित यह भोग लगाएं, मीठे का भोग लगाएं, जोत लें, तो उससे भी यह दोष कुंडली में खत्म होता है। धीरे धीरे यह दोष का जो भी लक्षण होते हैं, जातक को जो भी नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं वह नहीं होते हैं। तो हर अमावस्या को मीठे का भोग जरूर लगाएं और यह 3 उपाय तो ज़रूर करें। उसके अलावा चौथा उपाय होता है दान। यदि कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है, यानी कि इसमें तो हम दान नहीं कर सकते हैं। यदि अलग लग्न की कुंडली है, उसमें चंद्रमा नेगेटिव है, तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करिए। शिव भगवान की पूजा ज़रूर करिए, उससे भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। चंद्र के दान के लिए आप सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, सफ़ेद वस्त्र, चांदी का दान आप कर सकते हैं, या पानी डोनेट करने का काम कर सकते हैं। कहीं पर भी आप पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन दान कब करना है आपको? जब चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव हो तो ही दान करना है, अन्यथा यह 3 उपाय तो आप अपना सकते हैं। लेकिन दान करने के लिए कुंडली में आपको देखना है कि चंद्रमा नेगेटिव है तो ही आपको दान करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में अपना लिए। अमावस्या पर भोग लगाने का उपाय है, शिव भगवान की पूजा करने का उपाय है, रत्न रुद्राक्ष में से दोनों में से कोई भी एक चीज़ धारण कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, और दान भी यदि आप करते हैं तो 101% यह दोष आपकी कुंडली से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। आपको जीवन में कैसे सक्सेस प्राप्त होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एस्ट्रोलॉजी में सब चीज़ों का उपाय होता है दोस्तों। हमारी जो लग्न कुंडली बन गई वह बन गई, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपायों के माध्यम से हम हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं, दिशा हम प्राप्त कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी कुंडली में दोष बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, मंगल दोष बन रहा है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग दोष होते हैं, उनके अलग अलग नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं। नेगेटिव दशा भी चल रही है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपायों का सहारा आप लीजिए तो 101% आपके जीवन में सक्सेस आपको अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बहुत जल्दी से प्राप्त हो सके दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।